न्यूज काउंटर की शुरुआत बात एक ऐसे डॉन की जिसकी दहशत ने सूरत की गलियों में कोहराम मचा रखा था। एक ऐसा नाम जिसके आगे बड़े बड़े सिर झुक जाते थे। एक ऐसा चेहरा जो सूरत में आतंक का पर्याय बन चुका था। नाम था चिराग गोटी। लेकिन आज उसकी वो दहशत, वो अकड़ सब कुछ खाक में मिल चुकी है। वो जो खुद को बाप समझता था, आज कानून के डंडे ने उसे राख बना दिया। इसीलिए कहा जा रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। जरा ये रील देखिए। हाथों में पिस्टल, मुंह में गालियां और तड़ातड़ लोगों को मारता यह शख्स सूरत के सिंगनपुर इलाके में कल तक ये चिराग गोटी अपनी मर्जी का डॉन था। लोग इसके नाम से कांपते थे। ब्याज पर पैसे देकर लोगों का खून चूसता था। 4 गुना तक ब्याज वसूलता था। जो पैसे नहीं दे पाता उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देता था। लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। लेकिन कल पुलिस ने उसका वो जुलूस निकाला है सूरत की सड़कों पर जिसे देखकर हर अपराधी का कलेजा कांप उठेगा। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने पुलिस के इस कदम का बहुत ज्यादा स्वागत किया है। लोगों ने सूरत पुलिस और राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि उन्हें आज इंसाफ की पहली किरण नजर आई है। यह सिर्फ चिराग का जुलूस नहीं था, यह कानून के राज का जुलूस था जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। अब आप देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अब वो 2 तस्वीरें देखिए और एक तरफ चिराग था, ये तस्वीर देखिए जिसमें उसकी अकड़, उसकी पिस्टल, उसकी गालियां, उसका जुल्म आप देख सकते हैं। और दूसरी जो विंडो है उसमें आप देखेंगे किस तरह से वो सड़कों पर अब माफी मांगता फिर रहा है। पुलिस ने उसी डॉन की हेकड़ी कैसे निकाल दी है वो देखिए जरा। सूरत एसओजी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी इस डॉन ने नहीं की थी। लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले चिराग गोटी को पुलिस ने सड़कों पर खूब घुमाया, हथकड़ियां लगाई और कान पकड़कर उसका वो जुलूस निकाला जो हर अपराधी के लिए एक सबक है। चिराग गोटी के आतंक से त्रस्त जनता कल सड़कों पर उतर आई। लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर चिराग के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। और न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलने जा रहे हैं और बात ऐसे प्रदर्शन की जिसे देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि नौकरशाही को इतनी बेइज्जती शायद अपने इतिहास में कभी नहीं मिली होगी। इन दिनों रीवा का एक ऐसा जीव चर्चा में है जो शायद भारत के बड़े बड़े अधिकारियों से भी ज्यादा समझदार और जवाबदेह साबित हुआ है। अब मिलिए इनसे। ये है रीवा के नए कलेक्टर जिनके गले में बंधा ये कागज हमारे सिस्टम पर एक करारा व्यंग करता है। इस कुत्ते को देखकर हैरान मत होइएगा क्योंकि जब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता तो प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा नया अध्याय लिखा है। उन्होंने सड़कों पर घूम रहे एक आवारा कुत्ते को पकड़ा, उसके गले में अपना ज्ञापन पहनाया और उससे कलेक्ट्रेट के गेट के अंदर ले जाकर वापस लौट गए। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर जमे रहे। जाम लगा, नारेबाजी हुई, लेकिन रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल ज्ञापन लेने तक के लिए अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि आया। मजबूरन कुत्ते को कलेक्टर मानकर उसे ज्ञापन सौंप रहे हैं ये लोग। अब देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा में सोमवार को यूजीसी बिल के समर्थन में ओबीसी जातियों के लोग, एससी, एसटी, इन तमाम वर्गों के लोग सड़क पर उतरे। सड़क की मुख्य सड़कों से होते हुए ये रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और आमतौर पर जैसी रवायत थी कि केंद्र सरकार जल्द ही यूजीसी बिल लागू करे और जो उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाएगी, इन्हीं मांगों का ज्ञापन प्रदर्शनकारी डीएम को सौंपना चाहते थे।
अब ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और एक रवायत होती है कि हम आए हैं कलेक्ट्रेट, हमारा ज्ञापन ले लीजिए, हम फोटो खिंचवा लें, कल सुबह अखबारों में फोटो आ जाएगी, टीवी पे ये खबर चल जाएगी। लेकिन जब इतने लोग ज्ञापन लेकर वहां पर पहुंचे तो डीएम मैडम अपने कमरे से बाहर आना तो दूर, अपना एक प्रतिनिधि तक बाहर भेजना जायज नहीं समझा। लिहाजा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जायज होकर सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर कलेक्ट्रेट में आने के बाद कलेक्टर खुद बाहर नहीं आ सकती तो अपने किसी चपरासी को ही भेज दें। लेकिन शायद कलेक्ट्रेट साहिबा ने चपरासी को भेजना भी अपनी शान के खिलाफ गुस्ताखी समझा। लिहाजा कुत्ते को कलेक्टर मानकर यह ज्ञापन दिया गया। 3 घंटे 4 घंटे के इंतजार के बाद जब हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए तो हम लोगों ने कलेक्टर की जगह पर पागल कुत्ते को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जिससे देश और दुनिया में यह संदेश आ जाए कि जिला प्रशासन रीवा का निराश है, ये जनता के प्रति कतई गंभीर नहीं है। आपको ले चलते हैं दिल्ली और न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली के द्वारका की एक ऐसी घटना की जो ना सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाली है बल्कि हमारे देश के कानून और पुलिसिया तफ्तीश के चेहरे को भी बेनकाब करती है। आगे हम कुछ भी बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक असहाय मां के दिल का दर्द सुनिए, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। इवन पब्लिक मीडिया से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन पब्लिक से, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज, नो चाइल्ड शुड गो आफ्टर माय चाइल्ड। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए लड़ लो प्लीज। मेरा बच्चा तो चला गया, उसके लिए लड़ने के लिए मैं ही बच्ची हूँ, मैं लड़ूंगी। अपने बच्चों को बचा लो, दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। रोते बिलखते हाथ जोड़कर जिस महिला और जिसके दर्द को आपने सुना, जिनकी आंखों में आंसू है, वो आंसू भी आपने देखे। वो एक मां की बेबसी है जिसने अपना इकलौता सहारा 23 साल का बेटा, जिसको लेकर लाखों सपने थे, उस बेटे को खो दिया है। दिल्ली के द्वारका में एक मां ने अपने 23 साल की तपस्या को एक रईसजादे के शौक के रील वाले शौक में सिर्फ 1 सेकंड में उसने खत्म कर दिया है। साहिल की मां इन्ना माकन कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को अकेले बिना पति के पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन 3 फरवरी को क्या हुआ? बिना लाइसेंस वाला एक लड़का बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी लेकर, जिसे गाड़ी चलाना तक नहीं आता था, वो घर के बाहर निकलता है, गाड़ी से स्टंट करना और स्पीड की रील बनाने के लिए निकलता है। और उसका नतीजा क्या होता है? 23 साल का एक साहिल जो बाइक पर सवार था, ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है और फिर अभियुक्त को बोर्ड एग्जामिनेशन देने के नाम पर जमानत मिल जाती है और वो जेल से रिहा हो जाता है। अब इस कहानी का सबसे जो कड़वा सच है वो हिस्सा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। साहिल की मां मीडिया के सामने हाथ जोड़ रही हैं, भीख मांग रही हैं। क्यों? आखिरकार क्योंकि उन्हें डर है कि उनका पूरा सिस्टम यहां का बिक चुका है। सवाल यह है कि जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती उसके हाथ में स्कॉर्पियो की चाबी आखिरकार किसने दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अभियुक्त नाबालिग है तो उसे गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले माता पिता पर हत्या का इल्जाम क्यों ना और इसका केस क्यों ना चलाया जाए? रईसजादे को बोर्ड परीक्षा के लिए बेल तो मिल गई, लेकिन उस मां का क्या जिसका पूरा संसार खत्म हो गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है, उसके सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे, ब्रेक ना मार के इसने और ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है, इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे। इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या। इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए। मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे
चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं। ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना कोई इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि रीलबाजी की सनक, कैसे स्टंटबाजी की सनक एक शख्स की जान ले लेता है। अब आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, वो तफसील से आपको बताने की कोशिश करते हैं। 3 फरवरी को स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर हुई है। हादसे में 23 साल के साहिल नाम के लड़के की मौत हो गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर जो चला रहा था वो नाबालिग था। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो ड्राइवर फन रील उस दौरान बनाने का उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह भी है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। एफआईआर में स्कॉर्पियो ड्राइवर की उम्र 19 साल बताई गई है, लेकिन पुलिस ने स्कॉर्पियो ड्राइवर को जुवेनाइल कोर्ट में क्यों पेश किया, यह भी सवाल उठ रहे हैं। अब बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर जुवेनाइल कोर्ट से उसको जमानत मिल गई और मृतक की मां जमानत को लेकर पुलिस की कार्यशैली, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हम इस वक्त उसी गाड़ी के साथ मौजूद हैं जिसमें वो एक्यूज जो था वो था। एक वीडियो भी हमारे सामने आई है जिसमें एक्यूज और उसकी बहन जो है वो इस गाड़ी को तेज़ रफ्तार चला रहे थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा आप इसी तरीके से लगाइए कि ये देखिए, आगे आप देखेंगे तो गाड़ी ओवर स्पीड थी। इस बात का साफ तौर पर प्रूफ ये है किस तरह से गाड़ी डैमेज हुई है। आप देखेंगे एयरबैग्स खुल चुके हैं और सामने शीशा टूटा हुआ है। अब आपको वो भी बाइक दिखाते हैं जिस पे साहिल अपने ऑफिस के लिए घर से निकला था। ये देखिए, ये साहिल की बाइक है। ये बाइक 3 टुकड़ों में हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ रफ्तार से इसको टक्कर मारी गई थी। और देखिए, इतनी तेज़ थी गाड़ी कि ना सिर्फ इससे टकराई, उसके बाद ये देखिए कि टैक्सी जो है यहाँ पर, ये वहाँ पर पार्क्ड थी, इस पर भी जाकर के ये स्कॉर्पियो टकराई है। और इसमें एक अजीत ड्राइवर थे, वो इस मामले में घायल हैं। तो द्वारका हिट एंड रन केस में पुलिस की अपनी ही थ्योरी अब पूरे कटघरे में आकर खड़ी हो रही है। गौर से सुनिए, 3 फरवरी को जब पुलिस ने इस हादसे की एफआईआर दर्ज की तो उसमें अभियुक्त की उम्र साफ साफ 19 साल लिखी गई। कानून की भाषा में 19 साल का मतलब है कि बालिग होना, यानी वो अपराधी जिस पर तिहाड़ जेल के कायदे कानून लागू होंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे अभियुक्त की उम्र रिवर्स गियर में चली जाती है। बहुत शर्मनाक है। 19 साल का अभियुक्त अचानक कुछ दिनों में 17 साल का बच्चा बन जाता है। और इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है, देखिए। मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। अच्छा, टक्कर लगने के बाद ही? हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। मैं जब ही तो बता रहा हूँ, मेरे को तो संभलने का भी मौका नहीं दिया कि भाई उतर के भाग जाऊं। इतनी तेज टक्कर मारी उसने। उन्होंने बताया कि वो लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारा कुछ ना हो, हम देख लेंगे। एक्सीडेंट के बाद जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो कह रहा हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बोल रहे थे बच्चे का अंकल, वो तो ऐसे बोल रहा। तो द्वारका हिट एंड रन केस में मां के कई सारे सवाल हैं और पुलिस की कार्यशैली, भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं वो जरा देखिए। इस एफआईआर में साफ तौर पर यहां पर देखेंगे तो 19 साल मेंशन है इस एफआईआर में, उसकी एज, लेकिन कुछ दिनों में वो 17 साल हो जाता है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है कि एफआईआर में अभियुक्त बालिग है तो उसे जुवेनाइल कोर्ट क्यों पेश किया गया? वहां पर बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? एफआईआर के बाद अभियुक्त की उम्र में बदलाव क्यों और कैसे, किन परिस्थितियों में किया गया, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर और पेशी के लिए दी गई दलील में अंतर क्यों है पुलिस की तरफ से? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पुलिस से पूछा जा रहा है। न्यूज काउंटर में अब बात करेंगे यूपी के राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के एक बड़े प्रदर्शन की जो आज सुबह से शुरू था। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर तमाम कांग्रेसी अपने ऑफिस के बाहर निकलकर विधानसभा तक पहुंचने चाहते थे, लेकिन बीच में पुलिस से झड़प हो गई, जमकर धक्का मुक्की हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़क को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाम रखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा मोना बैरिकेडिंग तक पर चढ़ गए। तस्वीरें देखिए, 1 घंटे तक
गहमा गहमी का माहौल रहा। करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह से सभी को उतारकर बस में ठूस ठूस कर भेजा है। अब देखिए, कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे थे। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा इसे देखते हुए पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर थी। कांग्रेस ऑफिस को छावनी में बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए अपने ऑफिस से निकले तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पूरी तरह से निंदनीय है ये। जिस तरह से शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा तक शांति मार्च कर रहे थे, उसको जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोका है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। मजबूर करेंगे कि मनरेगा मजदूरी दो, मनरेगा के मजदूरों को आप जो अनियोजित तोड़फोड़ कर रहे हो, बनारस में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ा, आप दलमंडी को तोड़ रहे हो, केजीएमसी के 6 साल पुराने मजार को तोड़ रहे हो और पूरी तरीके से एफआईआर का फॉर्म 7 छपवाकर भाजपा के लोग अपने पास से नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, नोटिस दिलवा रहे हैं। ये सारी चीजों को लेकर, शंकराचार्य का अपमान, ये सब चीजों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं। जिस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, उस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता वहां पर मौजूद थे। अभिजीत ठाकुर की जरा यह रिपोर्ट देखिए। तो लखनऊ में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत, और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी कार्यालय में जुटे थे, पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक जाने का आह्वान था और विधानसभा घेराव का आह्वान था। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस कार्यालय के कुछ दूरी पर यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग से घेर दिया गया और अब देखिए आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं कि पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है, थोड़ी भगदड़ सी यहाँ पर मच रही है। ये तस्वीरें, आगे जाने की अनुमति नहीं है और सुरक्षा कर्मियों ने एक तरीके से खदेड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लाठियां चलाई जा रही हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर और उन्हें धक्के मारकर जो है वो आगे हटाया जा रहा है। इसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है, तमाम शामिल है और उसके बावजूद आप देखें यहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और अब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लखनऊ में आज प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हो रहा है। महिला कार्यकर्ता भी इसमें कई शामिल है इस धक्का मुक्की में। आप देखिए और किस तरीके से यहाँ पर आरएएफ खदेड़ रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने और एक टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, बात करते हैं जोधपुर के उस चर्चित मामले की जिसने पूरे मारवाड़ को झकझोर कर रख दिया था। साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत का राज अब धीरे धीरे बेपर्दा होने लगा है। एसआईटी की जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने न केवल सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है बल्कि एक सफेदपोश चेहरे की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। बोरानाड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपाउंडर देवी सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही के ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। पुलिस अब इस मामले में हर उस कड़ी को जोड़ रही है जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। इस पूरे मामले के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि जो प्रेम बाईसा की मौत हुई है, वो प्रेम बाईसा की जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है और इंजेक्शन देने के बाद में उनकी जो तबीयत अचानक से बिगड़ी, तो कहीं ना कहीं घोर जो लापरवाही है वो कंपाउंडर देवी सिंह की तरफ से की गई थी। इसलिए मुख्य आरोपी जो है कंपाउंडर देवी सिंह को माना गया है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कंपाउंडर वाली थ्योरी कौन सी है और कौन है साध्वी का कातिल। पुलिस इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। एंगल क्या है, देखिए, मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और जांच हो रही है इंजेक्शन देने वाला योग्य था या फिर नहीं है। अब देखिए दूसरा एंगल क्या है, दवाओं का घातक मिश्रण। जांच ये की जा रही है कि दवा का ओवरडोज तो नहीं दिया गया था साध्वी को जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब एंगल क्या है, आपातकालीन रिस्पांस में देरी। जांच क्या की जा रही है, अस्पताल ले जाने में क्या देरी की गई और ऐसा किया गया तो क्यों। अब चौथा एंगल, साजिश या फिर ये एक मानवीय भूल है और जांच
निजी स्वार्थ के लिए कहीं साध्वी प्रेम बाइसा को तो नहीं मारा गया, और एंगल यह भी है कि अन्य रसूखदारों की इसमें भूमिका तो नहीं है। जांच की जा रही है कंपाउंडर के साथ कोई और भी क्या शामिल है इस पूरे मामले में। सूत्रों की माने तो प्रेम बाइसा के अकाउंट में सिर्फ 56,000 रुपए और 80,000 रुपए मिले थे। ऐसे में प्रेम बाइसा की मोटी कमाई, जिसके में कहीं एक एक कार्यक्रम के 25-25 लाख रुपए वो लेती थी, वो पैसे कहां गए, उस एंगल को भी लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसी कोई भी चीज आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं जम्मू में पाकिस्तानी बाल कैदियों के हमले की। फरारी के दौरान जो भी उनके सामने आया उस पर उन्होंने पिस्टल तानी, ताबड़तोड़ फायरिंग की और दहाड़े फरार हो गए। यह पूरा वीडियो जम्मू के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम का है। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फरार दोनों पाकिस्तानी कैदी जो पिस्टल से फायरिंग करके फरार हो गए थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब से इनको पकड़ा है। पंजाब पुलिस के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी है। जम्मू के बाल सुधार गृह से ये दोनों पाकिस्तानी के साथ एक भारतीय कैदी भी फरार हो गया था। तीसरा कैदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। अब आपको इन दोनों कैदियों के जुवेनाइल होम से भागने की पूरी कहानी बताते हैं। 22 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में एक युवक के हाथ में जो पिस्टल है, जो उसने एक पुलिस वाले पर ऐसे तान रखी है और लगातार फायरिंग कर रहा है। गोलियां चली तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैप पहना हुआ नाबालिग पीछे से आता है और एक कर्मचारी के सिर पर सीधा फायर करता है। फायर होते ही दोनों कर्मचारी 2 कदम पीछे हटते हैं। इसमें नाबालिग फिर से गन को लोड करता है और दूसरा फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर उस वक्त नहीं होता है। कैप पहना लड़का और सफेद जैकेट पहना लड़का कर्मचारियों पर हमला करके फरार हो जाते हैं। यह पूरा मामला सोमवार शाम का है। लगभग 5:15 का वक्त जम्मू के आरएसपुरा का सेक्टर का बाल सुधार गृह केंद्र गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग कैदी फरार हो गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी शामिल थे। नाबालिग कैदी की फायरिंग में एसपीओ विनय कुमार और हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार घायल हो गए। जुवेनाइल होम में वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उनको ये इंजरीज आई, तो वो इधर लेके आए थे, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया उसी हिसाब से। अभी उनको जीएमसी हमने रेफर किया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। आखिरकार फरार हुए ये तीनों कैदी कौन थे? कुछ ग्राफिक्स और डिटेल्स आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन थे, किन परिस्थितियों में फरार हुए और सुरक्षा में चूक इसे क्यों माना जा रहा है। देखिए, पहला शख्स जो है वो एहसान अनवर अली है, जो पाकिस्तान के ननकाना साहिब का रहने वाला है। अवैध तौर पर हिंदुस्तान में इसने एंट्री ली थी, इसलिए इसको जुवेनाइल में उस कैद में रखा गया था। दूसरा आरोपी मोहम्मद सनाउल्लाह है, पीओके के मुजफ्फराबाद का यह रहने वाला है। यह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते थे। तीसरा करणजीत उर्फ गूगा है, यह हिस्ट्री शीटर है, यह जम्मू के आरएसपुरा का रहने वाला था। इस पर हत्या की कोशिश के कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अब जिस बाल सुधार गृह से ये दोनों पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग कैदी फरार हुए हैं, वहां से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रमन सैनी की जरा यह रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय उसी बाल सुधार गृह के बाहर मौजूद हूं जहां पर कुछ नाबालिग अपराधियों को रखा गया था और कल शाम 5:15 के आसपास में इसी बाल सुधार केंद्र से 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं और उसके साथ साथ में एक लोकल कैदी हथियारों के दम पर यहां से गोलीबारी करते हुए भाग निकले हुए हैं। और ये आप देखिए, ये पूरा बाल सुधार केंद्र है जहाँ पर कई सारे इनमेट्स जो हैं उनको रखा गया था। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो CCTV कैमरेज जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि इस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। और TV9 के पास भी CCTV की अंदर की वो फुटेज मौजूद है जहां पर 2 पाकिस्तानी जो कैदी हैं इस
बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के अंदर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखिए, ये वो तवा पड़ा हुआ है जिस तवे से भी पिटाई की गई है, यानी कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ हाथापाई भी हुई है, उनको तेजधार हथियार के साथ हमला भी उन पर किया गया है और उसके बाद उन पर गोलीबारी करते हुए यहाँ से 3 कैदी जो हैं वो भागे हैं, जिनमें से 2 कैदी पाकिस्तानी हैं। और बताया जा रहा है कि 2019 और 2021 में बॉर्डर पार करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको इस बाल सुधार गृह केंद्र में लाया गया था। अब न्यूज काउंटर में बात सरकारी अफसरों की उस कारगुजारी पर जिसका पर्दाफाश TV9 भारतवर्ष ने कल अपने इसी बुलेटिन में किया था। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है और टंकी की मरम्मत जो दरक गई थी उसका रातों रात काम शुरू कर दिया गया। आनन फानन में अब प्लास्टर कराया जा रहा है। हाल ही में महोबा में पानी की टंकी बनाई गई, नई नवेली पीले और भगवा रंग में उसको रंगा गया। दूर से देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे विकास को ताजा ताजा पुताई करके खड़ा कर दिया गया है, लेकिन नजदीक जाने पर देखा तो उसमें उस टंकी से पानी रिस रहा था। टंकी के फटते ही घटिया निर्माण और संभावित भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई। अब देखिए बात, ये देखिए, ये वही टंकी है जिसका कल हमने न्यूज काउंटर में आपको पूरी खबर दिखाई थी। ये उसी खबर का वीडियो है। कल हमने खबर दिखाया किस तरह से नई टंकी बनाई गई, उससे पानी रिस रहा था, पूरा 65 लाख पानी में मिल गया। अब उसी खबर का असर हुआ और यह वीडियो कल हमारे महोबा में संभावित भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा था। बताया गया कि कैसे 65 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी 65 दिन भी नहीं चल पाई। भ्रष्टाचार वाली पानी की टंकी का निर्माण साल 2025 में किया गया था। जल जीवन मिशन, जिसे कमीशन कहा जा रहा है, योजना के तहत निर्माण कार्य कराया गया था। खबर दिखाई तो अफसरों को शर्म आई। भ्रष्टाचार के आरोप वाला फंदा उनके गले तक पहुंचता नजर आया। तो अब महोबा जिले के गांव नगारा डांग की उस पानी की टंकी की मरम्मत का काम चल रहा है, वो भी दबे पांव। यह खबर सरकार की कारगुजारी को बयान करती है और अब उस कारगुजारी पर मरम्मत और प्लास्टर किया जा रहा है।